शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। वस्तुओं के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं के अलग अलग समूह यानी ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं। चलिए छोटू के घर चलते हैं। छोटू अभी पहली कक्षा में आया है। उसकी माँ उसकी नई किताबें और खिलौने अलमारी में रखने में छोटू की मदद कर रही हैं। छोटू, चलो अपनी दोनों किताबों को उनके आकार के आधार पर अपनी अलमारी में रखो। यानी सबसे नीचे बड़ी किताब रखो और उसके ऊपर छोटी किताब रखो। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन दोनों किताबों में से बड़ी किताब कौन सी है और छोटी किताब कौन सी है? हाँ, यह बड़ी किताब है और यह छोटी किताब है। बहुत अच्छे छोटू। चलो अब इन खिलौनों को देखते हैं। इन सब खिलौनों की आकृति अलग है। कोई गेंद जैसा गोल है और कोई तुम्हारी किताब के जैसा चकोर है और इन सब का रंग भी अलग है। हाँ माँ, मगर आप मुझे यह सब क्यों बता रही हो? बेटा, बड़ा और छोटा आकार या अलग आकृति और रंग, यह सब इन वस्तुओं की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम इन वस्तुओं को वर्गीकृत यानी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओह अच्छा, तो आप बड़े हो और मैं छोटा हूँ। यह भी हमारी विशेषताएं हैं, है ना? हाँ छोटू, तुमने ठीक समझा। बहुत अच्छे। मुझे अब खिलौनों से खेलने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मेरे साथ खेलोगी? हाँ बेटा, चलो जंगल जंगल खेलते हैं। मगर इससे पहले जानवरों वाले खिलौनों के अलावा बाकी सब खिलौनों को अलमारी में अंदर रख देते हैं। ठीक है माँ। क्या अब हम जंगल जंगल खेल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा। बेटा, मैं हूँ शेर और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इस सफेद खरगोश को खाऊं या फिर इस काली बकरी को? अरे, यह भूरा हिरन भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। चलो छोटू, जल्दी से शेर से इन सब जानवरों को छुपा लो जिससे वह इन्हें न खा पाए। मगर कैसे माँ? सफेद खरगोश को किसी सफेद वस्तु के साथ रख दो जिससे वह शेर को दिखे ना। ऐसे ही बाकी जानवरों को भी उनके रंग की वस्तुओं के साथ रख दो। ठीक है माँ। मैंने सब जानवरों को छुपा दिया है। अब शेर उन्हें नहीं खा पाएगा ना? शाबाश बेटा। नहीं, अब शेर उन्हें नहीं खा पाएगा और इसलिए वह उदास होकर वापस चला गया। ये, मैंने जानवरों को बचा लिया। हाँ बेटा, बहुत अच्छे। आपने देखा कि छोटू ने कैसे जानवरों के रंग के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया
और उनके रंगों से मेल खाते हुए वस्तुओं के साथ रखा। क्या आप जानते हैं कि इस तरह विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके समूह बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसका यह मतलब है कि विशेषताओं के आधार पर समान विशेषता वाली वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके समूह बनाने वाली प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या आप अपने बस्ते में रखी किताबों को उनके रंग और आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हो? चलो अब रात हो गई है और तुम्हें सो जाना चाहिए। जल्दी से इन खिलौनों को रख के सो जाओ। ठीक है माँ, मुझे आज बहुत मजा आया। कल फिर से खेलेंगे। ठीक है बेटा, अब सो जाओ। शुभ रात्रि। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके अलग अलग समूह कैसे बना सकते हैं। हमने यह भी जाना कि समूह बनाने की इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अगली वीडियो में हम वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के कुछ और उदाहरण देखेंगे। बाय दोस्तों। वस्तुओं के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के उदाहरण। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि वस्तुओं की विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताओं के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करके उनके अलग अलग समूह कैसे बना सकते हैं। आपने यह भी जाना कि समूह बनाने की इस प्रक्रिया को वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के कुछ उदाहरण, जिनमें हम वस्तुओं की विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाएंगे। सुबह का समय है और छोटू की माँ कपड़े भिगो रही हैं। छोटू अपनी माँ की मदद करने आता है। माँ, आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं कपड़े धोने से पहले उन्हें अलग कर रही हूँ। क्या मैं आपकी मदद करूँ? हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम कपड़ों को उनके रंग के आधार पर अलग अलग बाल्टियों में डाल सकते हो? ठीक है। छोटू कपड़ों को देखता है और सारी शर्ट एक बाल्टी में डाल देता है, सारी पैंट दूसरी बाल्टी में डाल देता है और सारी साड़ियाँ तीसरी बाल्टी में डाल देता है। यह देख के उसकी माँ हंस पड़ती है। छोटू को समझ में नहीं आता कि उसकी माँ हंस क्यों रही है। क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू की माँ क्यों हंस पड़ी? क्या छोटू ने कपड़ों को ठीक से अलग किया है? माँ, आप हंस क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें कपड़ों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए बोला था, मगर तुमने उन्हें उनके प्रकार के आधार पर अलग किया है। ओहो, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। छोटू सब कपड़ों को बाल्टियों से बाहर निकालता है और फिर सभी सफेद कपड़ों को एक बाल्टी में डालता है, नीले कपड़ों को दूसरी बाल्टी में डालता है और सभी लाल कपड़ों को तीसरी बाल्टी में डालता है। इस तरह छोटू ने कपड़ों की एक विशेषता यानी रंग के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करके उनके अलग अलग समूह बनाए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। इसे वर्गीकरण ही कहते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो ना, कुछ खाते हैं। ठीक है बेटा, मगर अभी कुछ बना हुआ नहीं है। मैं जल्दी से दाल चावल बना देती हूँ। ठीक है माँ, मैं भी आपके साथ रसोई में चलता हूँ। छोटू और उसकी माँ रसोई में जाते हैं।
रसोई में शेल्फ पर दाल का डब्बा राजमा के डब्बे के पीछे रखा है। छोटू की माँ दाल का डब्बा उठाने लगती हैं कि उनके हाथ से दोनों राजमा और दाल के डब्बे गलती से गिर जाते हैं और दाल और राजमा दोनों मिल जाते हैं। ओहो, दाल तो राजमा के साथ मिल गई है। क्या तुम दाल और राजमा को अलग करने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। छोटू फिर दाल को एक कटोरी में और राजमा को एक अलग कटोरी में डालने लगता है। तो बच्चों, क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू क्या कर रहा है? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो। वह दाल और राजमा को उनके रंग और आकार के आधार पर वर्गीकृत करके दो अलग कटोरियों में उनके समूह बना रहा है। यह लीजिए माँ, दाल और राजमा अलग हो गए हैं। बहुत अच्छे छोटू, धन्यवाद। चलो अब मैं जल्दी से तुम्हारे लिए दाल चावल बना देती हूँ। ठीक है माँ, तब तक मैं बाकी सबको भी खाना खाने के लिए बुला लेता हूँ। तो बच्चों, वर्गीकरण के उदाहरण देखने में मजा आया ना? बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि रंग और आकार जैसी विशेषताओं के आधार पर हम वस्तुओं को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं और इस प्रकार कैसे उनके अलग अलग समूह बना सकते हैं। मुझे आशा है कि यह विषय आपको ठीक से समझ आ गया होगा। बाय दोस्तों। हेलो बच्चों, आशा है कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सीखने में मजा आ रहा है। आज हम 3 अंकों की संख्याओं के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। अरे देखो, ये सांप और सीढ़ी का खेल चल रहा है। यहाँ बड़बोले बतख चाचा, भोला गधा, शेर खान और गग्गू गेंडा खेल रहे हैं। बड़बोले बतख चाचा शुरुआत के बॉक्स में 24 कदम आगे 24 पर हैं। आइए देखते हैं कि खेल में कौन किस नंबर पर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या पर कौन है? हाँ, गग्गू सबसे बड़ी संख्या 54 पर है। कौन सा खिलाड़ी सबसे छोटे नंबर पर है? बड़बोला बतख सबसे छोटे नंबर 24 पर है। क्या आप मुझे भोला जिस संख्या पर है उसका संख्या नाम बता सकते हो? हाँ, ये 47 है। क्या आप उस नंबर को लिख सकते हो जिस पर शेर खान पहुंचा है? बहुत खूब, आपने इसे सही लिखा है। ये क्या, बड़बोले चाचा जीत गए? वाह, 100 पर पहुंच गए। अब तक हमने 2 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखा है। इस पाठ में हम 3 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखेंगे। 3 अंकों की संख्याओं की गिनती 100 से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट के खेल में 100 रनों को एक शतक, सेंचुरी भी कहा जाता है। आइए देखें कि चाचा ने ये खेल कैसे जीता और अन्य खिलाड़ी कहाँ हैं। ओह, चाचा को सीधे 100 तक की सीढ़ी मिली और गग्गू बेचारे को सांप ने सीधा 27 पर पटक दिया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन खिलाड़ियों को 100 तक पहुंचने के लिए कितने कदम आगे बढ़ना होगा?
अरे वाह बच्चों, आपने सारे उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह हम किसी भी दो अंकों की संख्या और 100 के बीच के अंतर को पता कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि 100 से आगे भी गिनती होती है? क्या आप 100 से आगे की संख्या सोच सकते हैं? इन सवालों के जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस पाठ में हमने दो अंकों की संख्या और 100 के साथ उनके संबंध और 3 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखा। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 2 अंकों की संख्या और 100 के साथ उनके संबंध के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। सुनो सुनो सुनो, चंपापुर के सभी वासियों को मेले में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सूचना दी जा रही है। हर टीम में 2 लोग होंगे और हर खेल जीतने पर एक टिकट दिया जाएगा। जिस टीम के पास अंत में सबसे ज्यादा टिकट होंगे जीत जाएगा। सूचना दी जा रही है। तो चलो बच्चों, हम भी चंपापुर के मेले चले। लगता है कि चंदा भी मेले में जाने के लिए तैयार है। मगर चंदा ने ये क्या खा लिया? ये तो कुछ जादुई लग रहा है। अरे, मैं तो भूल ही गया। चलो चलो, हम मेले में चले। पहले खेल का नाम है सबसे बलवान कौन। हर टीम को एक कोशिश दी जाएगी। जो टीम झंडे को स्केल पर सबसे बड़े नंबर तक पहुंचा पाएगी, वो टीम जीत जाएगी। इस स्केल पर तो कुछ नए नंबर नजर आ रहे हैं। क्या आप इन अंकों को पहचानते हो? नहीं? कोई बात नहीं। चलिए, इन संख्याओं को सबसे बलवान कौन खेल के द्वारा सीखें। पहले टीम 1 से गग्गू ने कोशिश की। उसने पूरा जोर लगाया और झंडा 100 से 13 अंक ऊपर इस संख्या पर जा पहुंचा। क्या आप इस संख्या को पढ़ सकते हो? आइए सीखें कि इस संख्या को किस तरह पढ़ा जाता है। ये संख्या 100 से 13 अंक ऊपर है, इसलिए ये संख्या पाने के लिए हम 100 में 13 जोड़ेंगे। इस तरह ये संख्या 113 हो गई। है ना आसान? खेल में अब टीम 2 से शेर खान अपनी ताकत दिखाने आ रहे हैं। वाह, झंडा सीधा गग्गू की संख्या से ऊपर 100 से 57 आगे इस संख्या पर जा पहुंचा। चंदा और बड़बोले चाचा के तो पसीने छूटने लगे हैं। चलो देखें ये कौन सी संख्या है। हमने सीखे हुए प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम इन संख्या को 157 ऐसे पढ़ सकते हैं। अब आई टीम 3 से बड़बोले चाचा की बारी। चाचा ने हथौड़े को बड़ी मुश्किल से उठाया और बहुत हल्के से वापस नीचे रख दिया। अब चंदा को ही कुछ करना होगा। सभी चंदा को देख हंस रहे हैं कि वो नन्ही सी जान उस हथौड़े को कैसे उठाएगी। अरे, ये क्या हो रहा है? चंदा के आसपास ये चमक कैसी? हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? चंदा ने पूरी ताकत लगा दी। झंडा सीधा सबसे ऊंची संख्या 210 पर जा पहुंचा। क्या आप इस संख्या को अंकों में लिख सकते हैं? ये बिल्कुल आसान है। शब्दों में लिखने वाली प्रक्रिया का बिल्कुल उल्टा करना है। आओ मेरे साथ इसे लिखो। 2 100 10। यहाँ 200 के आगे 10 है, इसलिए ये संख्या 200 से 10 आगे है। इसे लिखने के लिए हम 200 में 10 जोड़ेंगे। इस तरह हमारा नंबर
210 तैयार हो गया। सभी हैरान हैं कि चंदा ने ऐसा कैसे किया। इस तरह टीम 3 इस खेल का टिकट जीत गई है। लेकिन और भी खेल अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने इस वीडियो में क्या सीखा ये देखते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखा। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे 3 अंकों की संख्या को पढ़ना और लिखना है। आइए इस वीडियो में इसके बारे में और जानें। चलो मेले में क्या चल रहा है देखें। अब तक का स्कोर इस प्रकार है। अगली प्रतियोगिता है सबसे ऊंची कूद। इस प्रतियोगिता में जो टीम सबसे ऊंची कूद लगा पाएगी वो टिकट जीत पाएगी। अब तक टीम 1 से बब्बन ने और टीम 2 से भोला ने कूद लगाई है। वो 262 और 228 तक पहुंच पाए हैं। अब टीम 3 से बड़बोले चाचा की बारी है। चाचा ने बड़ी मुश्किल से कूद लगाई और वो केवल 220 तक पहुंच पाए। आइए पता लगाएं कि कौन सी टीम टिकट जीत गई। ये पता करने के लिए हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी होगी। पहले तीनों संख्याओं के तीसरे स्थान के अंक को देखें और सबसे बड़े अंक को पहचानें। यहां पर सारे अंक एक समान हैं। इसलिए हम अगले 2 अंकों से बनी संख्याओं को देखेंगे और उनमें से सबसे बड़ी संख्याओं को पहचानेंगे। ये 62 सबसे बड़ी संख्या है। 28 उससे छोटी और 20 सबसे छोटी संख्या है। इस तरह 262 सबसे बड़ी संख्या है और 220 सबसे छोटी संख्या है। वाह वाह! टीम 1 सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचकर टिकट जीत गई है। अब तक का स्कोर इस प्रकार है। टीम 1 और टीम 3 में टाई हो गई है। अगली प्रतियोगिता गुब्बारा फोड़ है। इस प्रतियोगिता में जो टीम सबसे ज्यादा गुब्बारे फोड़ेगी वो टीम जीत जाएगी। हर टीम को 2 कोशिशें दी जाएंगी। टीम 1 और टीम 2 अपने सारे मौके खेल चुके हैं। अब टीम 3 से बड़बोले चाचा ने भी अपनी बारी खेल ली है। केवल चंदा की बारी बची है। अब तक के स्कोर कुछ इस तरह हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किसने 200 गुब्बारे फोड़े हैं? जी हाँ, शेर खान ने 200 गुब्बारे फोड़े हैं। इन 3 संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी संख्या के क्रम में लिखें। शाबाश, ये सही जवाब है। बब्बन को 300 गुब्बारे फोड़ने के लिए और कितने गुब्बारे फोड़ने थे? जी हाँ, बब्बन को 300 गुब्बारे फोड़ने के लिए 2 गुब्बारे फोड़ने थे। जीतने के लिए चंदा को कम से कम कितने गुब्बारे फोड़ने होंगे? बिल्कुल सही। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 382 है। इसलिए जीतने के लिए चंदा को कम से कम 383 गुब्बारे फोड़ने होंगे। बंदूक चंदा से बड़ी है। सभी चंदा को देखकर हंसने लगे। अचानक गुब्बारे फूटने की जबरदस्त आवाजें आने लगीं। सभी चौंक गए हैं। चंदा बंदूक को मशीन गन की तरह चला रही है और गुब्बारों को बेधड़क फोड़ रही है। चंदा के आसपास फिर से वही जादुई चमक दिखाई दे रही है।
आखिर धुआं छट गया और गुब्बारों की गिनती शुरू हो गई। अरे वाह, चंदा ने 410 गुब्बारे फोड़े हैं। इसके साथ टीम 3 ने इस प्रतियोगिता की टिकट जीत ली। अंत का स्कोर इस प्रकार है, टीम 3 2 टिकट जीतकर मेले की विजेता टीम घोषित की गई है। बड़बोले चाचा खुशी से नाच रहे हैं, लेकिन चंदा हैरान है। उसे कुछ भी याद नहीं है। वो ये सोच के परेशान है कि उसने इतना सब कुछ आखिर कैसे किया। शायद वो उस जादुई फल के बारे में सब कुछ भूल गई है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्याओं की तुलना करना सीखा। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखेंगे। गोलू, बन्नी और भोला ने मार्केट से अलग अलग तरह के बिस्किट के पैक खरीदे। बन्नी, भोला, देखो, मेरा बिस्किट तुम्हारे बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। गोलू ने बन्नी और भोला से कहा। नहीं, मेरा बिस्किट तुम दोनों के बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। बन्नी ने गोलू से कहा। दोस्तों, किसका बिस्किट सबसे बड़ा है, इसका पता हम ग्रिड पेपर के उपयोग से तुरंत लगा सकते हैं। भोला ने कहा। बन्नी और गोलू कुछ समझ नहीं पाए। तब भोला ने एक कागज पर इस तरह के बराबर नाप के वर्ग बना लिए। इस तरह के समान वर्गों से बने कागज को हम ग्रिड पेपर कहते हैं। भोला ने कहा। लेकिन भोला, हम इसका इस्तेमाल सबसे बड़े बिस्किट का पता लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं? गोलू ने भोला से पूछा। भोला ने उन तीनों बिस्किटों के आकारों को एक पेंसिल से उस ग्रिड पेपर पर बना लिए। बन्नी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे बिस्किट से बने आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने बन्नी से पूछा। बन्नी ने झट से वर्गों की संख्या गिनकर कहा, 16 वर्ग। और गोलू, तुम बताओ, तुम्हारे बिस्किट के आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने गोलू से पूछा। 15 वर्ग। गोलू ने कहा। और क्या तुम दोनों बता सकते हो कि मेरे बिस्किट के आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने बन्नी और गोलू से पूछा। 24 वर्ग। 24 वर्ग। बन्नी और गोलू ने चौंक कर कहा। बिल्कुल ठीक। और क्या तुम दोनों जानते हो कि किसी भी आकार के घेरे से बने क्षेत्र को हम उस आकार का क्षेत्रफल एरिया कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरे बिस्किट का क्षेत्रफल एरिया तुम दोनों के बिस्किटों के क्षेत्रफल एरिया से ज्यादा है, या मेरा बिस्किट तुम दोनों के बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। भोलू ने गोलू और बन्नी को समझाया। ये तो बहुत मजेदार बात सिखाई तुमने भोला। चलो, हम तीनों अपने बिस्किटों को बांट कर खाएं। बन्नी ने भोला से कहा। तीनों दोस्तों ने अपने बिस्किटों को मिल बांटकर खूब आनंद से खा लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।